हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक नंबर। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हो क्या डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की। और सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा हमारा? सोशल साइंस है। इसी सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसमें चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो डिस्कस करें। ऑलरेडी मैं 2 क्लास ले चुका हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आगे कहानी डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक छूट गया था हमारा कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। आज वो पढ़ेंगे। साथ साथ हम थोड़े से राज्यसभा के बारे में जानेंगे। कोई आपकी बुक में राज्यसभा के बारे में कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलो आज हमें क्या पढ़ना है? 2 चीज पढ़ना है आज हमें पढ़ना है राज्यसभा, और एक चीज हमें पढ़नी है पार्लियामेंट। ठीक है, 2 चीज पढ़ना है। और एक चीज जो बता दूं मैं आपको कि हमारे इंडिया में बिल कैसे लाते हैं, हमारे इंडिया में लॉ कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। देखो, भले ही चैप्टर में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है ना। पता ही नहीं लग पा रहा कि काम कैसे कर रही है पार्लियामेंट। जब पता ही नहीं लगा है तो फिर कहा है कि पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब कहा है आपका सिलेबस पे जब आपको पता ही नहीं लगा कुछ। चलो डिस्कस करें। चलो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास राज्यसभा से। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूंगा। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, राज्यसभा के बारे में कुछ नहीं दिया आपके एनसीईआरटी में, कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे क्या होती है राज्यसभा, है ना। इसके मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की। ठीक है, उसके बाद मेंबर क्वालिफिकेशन, इलेक्शन किस प्रकार से होता है ना। इलेक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि इसको इसको हाँ, इसके बाद इसका टेन्योर क्या होता है, और लास्ट में पढ़ेंगे पावर्स। हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनो। सबसे पहले समझो क्या होती है हमारे राज्यसभा। राज्यसभा यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। अब इसमें वर्ड आ रहा है स्टेट, मतलब राज्य। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती होगी? राज्यों का। बिल्कुल। तो पहले हम लाइन क्या लिखेंगे? पहली लाइन लिखेंगे अपर हाउस है ये। अच्छा, अपर हाउस बोल रहे हैं, लेकिन नाम का अपर हाउस है ये, क्योंकि सारी पावर हमने किसको दे दी है? लोकसभा को। इसके बाद थोड़ी बहुत पावर है, बताऊंगा अभी क्या क्या पावर है। इसके बाद भी स्पेशल पावर पढ़ेंगे पर, है ना। दूसरा कि हाँ, अपर हाउस और कैसी बॉडी? परमानेंट बॉडी है। जी हाँ, ये परमानेंट बॉडी है भाई साहब, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अब सुनो, हमने कल लोकसभा पढ़ी थी, अभी डिफरेंस पढ़ाऊंगा दोनों में। कल हमने लोकसभा पढ़ी थी। लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी है, मतलब लोकसभा को कभी भी खत्म किया जा सकता है। और भाई साहब, जैसे नॉर्मली टेन्योर क्या होता है? 5 साल का। 5 साल में लोकसभा खत्म, लेकिन उससे पहले भी लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है। सेम एज इट इज इसमें नहीं है, मतलब सॉरी, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं। इससे लोकसभा से जस्ट उल्टी बॉडी है, मतलब लोकसभा कैसी है? 5 साल में खत्म हो रही, लेकिन खत्म कभी भी नहीं होगी। कैसी बॉडी है ये? परमानेंट। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं इसको यहाँ समझाऊंगा आपको। ठीक है, टेन्योर में। अब बात करते हैं मेंबर के क्वालिफिकेशन। सर, सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो पहली जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एज। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। लोकसभा में कितनी थी? 25। इसमें कितनी है? 23। ठीक है। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाकी जो लोकसभा का वो था आपकी क्वालिफिकेशन, वो सारी की सारी वैसी है, बस एक एज का डिफरेंस आता है। इसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, इसकी मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा की मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ, जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है वो है 250 के लगभग, लेकिन अभी इतनी नहीं है। अभी कितनी है? अभी है मात्र आपकी 245 मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी।
अभी जो स्ट्रेंथ है अभी के वर्तमान में वो है 245 और लोकसभा की कितनी है 543, इसकी है 245। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन की। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है? हमने अभी देखा कि भाई राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर है 245, लेकिन इसका इलेक्शन कैसे होता है? अब सुनो, अब हमने अभी देखा कि 250 मेंबर है, लेकिन सभी मेंबर का इलेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल 238 सदस्यों का ही इलेक्शन होता है। मैंने ये कहा कि राज्यसभा में टोटल है 250 मेंबर, लेकिन इलेक्शन कितनों का होगा? मात्र 238 मेंबर का। फिर 12 मेंबर कहाँ जाएंगे? इसके जो 12 मेंबर होंगे उनका केवल क्या होगा? ये केवल नॉमिनेट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब कोई किसी फील्ड में ज्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो राष्ट्रपति जी उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी बिना इलेक्शन के राज्यसभा में आकर बैठ सकता है। समझ रहे हो? बिना चुनाव के राज्यसभा में आके बैठ सकता है। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने क्या पढ़ा दिया। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है, परमानेंट बॉडी है। मेंबर की क्वालिफिकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ कितनी? 250। वर्तमान में कितनी? 245। इलेक्शन कैसे होता है? अब इलेक्शन में समझते हैं थोड़ा सा। देखो जो राज्यसभा है ना, जो हमारी राज्यसभा है उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, और जो मेथड इसमें यूज की जाती है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब सुनो, अब सुनना, जैसे इस मेथड को थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम जनरली करते क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या मैं हूं, मान लो मैं इस भारत का नागरिक हूं, मुझे वोटिंग देने का अधिकार है। मैं वोट देने गया, ईवीएम में गया, ईवीएम में जाके बटन दबा दिया सीधे सीधे। लेकिन इसमें उल्टा है, जस्ट इसमें मैं वोट नहीं दूंगा। मान लो मैंने किसी को वोट दिया, वो एमएलए बन गया, ठीक है, वो एमएलए किसको वोट देगा? राज्यसभा के कैंडिडेट को। समझ रहे हो? मैंने वोट दिया, मैंने डायरेक्ट ईवीएम की बटन दबा दी, तो वो कैसा वोट होगा? डायरेक्ट। लेकिन मैंने एक ईवीएम की बटन दबाई जिससे कोई एक कैंडिडेट एमएलए बन गया है मेरे राज्य का, मतलब क्षेत्र का, वह अब वो एमएलए मेरी तरफ से किसको वोट देगा? राज्यसभा के सदस्य कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसको वोट कौन देगा? एमएलए। मतलब मैं वोट नहीं दे सकता, मेरा प्रतिनिधि या मेरा रिप्रेजेंटेटिव वोट देता है। ठीक है, अब सुनो, अब जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो वो होता है स्टेट वाइज। सुनो कैसे होगा, समझो। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोसेस समझना पड़ेगी। समझो हमारे राज्यसभा में 238 मेंबर का होता है इलेक्शन होता है। ये 238 मेंबर अलग अलग राज्यों से आते हैं। ठीक है, और मान लो मैं एक राज्य उठा लेता हूं, एमपी, मध्य प्रदेश, जिससे आते हैं 11 मेंबर। जिससे कितने मेंबर आएंगे? 11। अब मान लो ये 11 मेंबर है, सर लोकसभा की तरह बॉडी है, पूरी खत्म हो जाएगी। अब सुनो 11 मेंबर कैसे क्या आएंगे और कैसे क्या इनके वापस इलेक्शन होंगे। सुनो अब थोड़ा सा टेन्योर पे समझ लो। जो राज्यसभा का टेन्योर होता है वो नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल, कोई टेन्योर नहीं होता है। जी हाँ, जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर का। राज्यसभा के सदस्य का टेन्योर होता है, पूरे राज्यसभा का नहीं। मतलब भाई साहब हर 6 साल में राज्यसभा के सदस्य क्या हो जाएंगे? रिटायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य क्या हो जाएंगे? रिटायर। मान लो रिटायर हुए या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या फिर किसी कारणवश बीमार हो गए, तो मान लो मृत्यु वगैरह हो गई या डेड वगैरह हो गई, तो वह सीट क्या हो जाएगी? खाली। अब मान लो रिटायर हो गए, रिजाइन कर दिया,
या क्या हो गया, ये मृत्यु वगैरह हो गई तो क्या कर देंगे वो रिजाइन। अब मान लो 2 सदस्यों ने रिजाइन कर दिया, टोटल मेंबर कितने हैं 11, एक सेकंड यहाँ लिखना, टोटल मेंबर कितने हैं 11, दो ने क्या कर दिया रिजाइन, बचे कितने 9, हमें कितने चाहिए 11, अबे कितने हो गए 9, सीट कितने खाली है 2, तो 2 पे क्या होगा इलेक्शन, वो इलेक्शन कहाँ होगा केवल मध्य प्रदेश में। यदि यूपी में कोई सीट खाली है तो यूपी में इलेक्शन होगा, महाराष्ट्र में कोई सीट खाली होगी तो महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा। क्यों होगा इलेक्शन, कोई 6 वर्ष के क्या होती है रिटायरमेंट, वो हर 2 साल में, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर के होते रिटायर पूरे राज्यसभा से, ये अलग अलग राज्यों से हो सकते हैं 1/3, हर 2 साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा से क्या होते हैं रिटायर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर रिटायर इन एवरी 2 years, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर क्या होते हैं रिटायर होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मेरा समझ में। अब इलेक्शन होगा कैसे, सुनो, जो इलेक्शन की मेथड होती है वो होती है इनडायरेक्ट, मैंने आपको बता दिया है, मैंने अभी आपको कहानी क्या होता है भैया, ये कहानी टोटल सीट है मध्य प्रदेश के अंदर 11 ना, 2 ने क्या कर दिया रिजाइन, अब बची सीट कितनी है 2, तो ये 2 सीट खाली होगी तो इन 2 सीट पे क्या होगा, इन दोनों सीट पे होगा इलेक्शन। अब इलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया मध्य प्रदेश का, मतलब मध्य प्रदेश की 2 सीट क्या होगी खाली, तो सुनो, अब मध्य प्रदेश की 2 सीट खाली होगी तो मध्य प्रदेश के एमएलए पार्टिसिपेट कौन करेगा, सिर्फ मध्य प्रदेश के एमएलए, मध्य प्रदेश के एमएलए कितने हैं 230 एमएलए। अब क्या होगा, वैसे तो वोट वैल्यू निकल जाएगी, वोट डिफरेंस दिया जाएगा, वो बात के बाद मैं आपको आखिरी फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ, फाइनल चीज क्या होगी, कोई बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस आएगी और क्लास 9 के लिए इतना ज्यादा वो नहीं। हाँ, यदि राज्यसभा समझना है तो डिटेल में मैंने पढ़ा है, एक क्लास ली है राज्यसभा की, बहुत डिटेल में पढ़ा है इसमें, आप चाहो तो क्लास दे सकते हो, ठीक है। तो सुनना, अब इसमें क्या करेंगे, एमएलए लास्ट फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ है ना, एमएलए का निकालेंगे कोटा, मान लो 2 कैंडिडेट है, तो मान लो 2 कैंडिडेट 200 एमएलए ले लेते हो मान लो, है ना, 230 है तो मान लो 115 है ना, 115 + 1 ये कोटा है, 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं है ना, मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 230 से 2, मैं जनरली बता रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। कोटा कितना निकल का 115, यानी किसी कैंडिडेट को जीतना हो तो कम से कम वोट कितने चाहिए 115, 115 से कम मिले तो वो वैसे ही हार जाएगा, 115 से कम हुए तो वैसे ही हार जाएगा। अब 2 सीट खाली है, सीट कितनी खाली है 2, मान लो कैंडिडेट खड़े होते कितने, जो उम्मीदवार है वो कितने हो गए 4, सीट खाली 2 है उम्मीदवार 4 है, ये 2 कैंडिडेट खड़े होते तो चुनाव करवाते नहीं, यहाँ पर खड़े कितने हो गए 4, तो मैं क्या करूंगा हर एक एमएलए को पर्ची दूंगा, हर एक एमएलए को एक पर्ची दूंगा, उस पर्ची में चारों कैंडिडेट के नाम लिख रहेंगे, मैं 230 एमएलए को एक एक पर्ची दे दूंगा और सभी पर्चियों पे चारों कैंडिडेट के नेम लिख रहेंगे। अब सभी एमएलए से बोलूंगा कि भाई साहब को क्या करना है, रेफरेंस देनी है, मतलब आप किसको ए पे रखोगे, किसको बी पे रखोगे, किसको सी पे, किसको डी पर, ऐसे रेफरेंस देना है। ये मान लो किसी एक कैंडिडेट को ए पर रखा, मान लो ए पे कितने लोगों ने रखा 120 लोगों ने, चाहिए कितने 115, कितने लोगों ने रखा 120 लोगों ने, 120 लोगों ने रखा तो वो क्या हो जाएगा जीत जाएगा, वो जीत गया, सिंपल है, और बाकी हार गए। अब मान लो बी वालों को सेकंड नंबर पे रखा है, तो अब 2 को सबसे ज्यादा वोट मिले जो 115 के ऊपर ही है, तो दोनों क्या बन जाएंगे राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया को आपको डिटेल में समझना है तो एक मेरी क्लास है अलग से राज्यसभा की, अब उसमें समझो, बहुत बढ़िया प्यारा समझाया मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी, अब हम समझते पावर। देखो पावर से समझना क्योंकि हम कंपेयर करेंगे लास्ट में, है ना, किसको ज्यादा पावर मिली है। आज समझते हैं पावर, किसकी पावर है राज्यसभा की। सुनो, पहली, राज्यसभा में कोई भी ऑर्डिनरी बिल सामान्य बिल, मैंने बता दिया सामान्य बिल क्या होता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है। दूसरा,
उसको उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है और उसके ऊपर वोटिंग भी की जा सकती है। एक ऑर्डिनरी बिल, आप समझते हैं मनी बिल को लेकर क्या पावर है? तो मनी बिल को लेकर केवल राज्यसभा के पास डिबेट पावर ओनली, मतलब राज्यसभा मनी बिल को लेकर केवल डिबेट कर सकती है। क्या होगा, राज्य लोकसभा से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगी और सिर्फ 14 डेज के लिए मनी बिल किसको दे देंगे, राज्यसभा के लिए, और राज्यसभा केवल क्या करेगी, इस पे डिबेट कर सकती है। सुनना, यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है तो दोनों को सेम पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना है तो दोनों को पावर सेम है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। किसी राज्य की बाउंड्री कम ज्यादा करना है तो दोनों को सेम पावर है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर क्या क्या है, पहले सुनो। यदि कोई सिविल सर्विस का गठन करना है तो कौन कर सकता है, राज्यसभा। यदि कोई सिविल सर्विसेज का गठन करना है तो कौन कर सकता है, राज्यसभा। दूसरा, यदि मान लो सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है, हमने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। जो 7th नंबर का शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट दी है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं। मान लो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट पे लॉ बनाएंगे। स्टेट को एक लिस्ट सेंटर को दे दी, एक लिस्ट स्टेट को दे दी, एक लिस्ट किसको दी, दोनों को दे दी। अब यदि परिवर्तन करना है कि भाई स्टेट की पावर मुझे सेंटर को देना है, तो उसके लिए राज्यसभा में एक क्या लाना पड़ेगा, प्रपोजल लाना पड़ेगा। सिर्फ राज्यसभा को भी पावर है, लोकसभा को इसके लेकर कोई पावर नहीं है, केवल किसको दी हमने, राज्यसभा को। तो ये थी कुछ पावर किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। अब एक चीज को समझो, दोनों को भी डिफरेंस, एक डिफरेंस आ सकता है, राइट, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। चलो अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। चलो समझे डिफरेंस, चलो ठीक है। यहां पर लिख देता हूं लोकसभा, यहां पर लिख देता हूं राज्यसभा। चलो है ना, समझो। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, लोकसभा, और यहाँ पर क्या लिखा, राज्यसभा। तो सारा डिफरेंस समझा रहा हूँ। पहला डिफरेंस बताओ, पहला डिफरेंस नेचर। लोकसभा कैसे बॉडी है, टेम्परेरी की परमानेंट, टेम्परेरी बॉडी है। एक कैसी बॉडी है, एक टेम्परेरी बॉडी है। वही राज्यसभा क्या हो सकती है, कभी डिजोल्व हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो राज्यसभा कैसी बॉडी है, परमानेंट। कैसी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, टेन्योर की। जो राज्यसभा लोकसभा का टेन्योर है कितना है, 5 वर्ष का है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली कितना है, 5 वर्ष का है। लेकिन वही बात करें हम किसकी, राज्यसभा की, तो उसका कोई टेन्योर नहीं है। ओनली मेंबर हैव 6 ईयर टेन्योर। सिर्फ सदस्यों का कितना है, 6 साल का टेन्योर है। मतलब लोकसभा का टेन्योर है लेकिन राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्यों का टेन्योर है केवल। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। मतलब लोकसभा कितने साल के लिए बैठ सकती है, 5 साल के लिए, लेकिन जो मेंबर है केवल राज्यसभा के 6 साल के लिए बैठेंगे। मतलब पूरी बॉडी का कोई टेन्योर नहीं है। टेन्योर किसका है, लोकसभा का, राज्यसभा का टेन्योर नहीं होता है। स्टैंड की बात करते हैं, तो मैं आपको स्टैंड बता चुका हूँ। लोकसभा की वैसे टोटल कितनी, 552, वर्तमान में कितने हैं, 543 है। इसकी कितने 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245 है। चलो अब बात करते हैं इलेक्शन की, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है इसका, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वही राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। सुनो, लोकसभा का इलेक्शन होता है डायरेक्ट और राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। और सुनो आगे, इलेक्शन होगा, टेन्योर होगा। अब समझते पावर, पावर किसको ज्यादा है, तो यहाँ पर लोकसभा को ज्यादा पावर है, वाह, यहाँ पर राज्यसभा को थोड़ी सी कम पावर है। अच्छा, लोकसभा को पावर ज्यादा क्यों, सुनो, सारे मंत्री कहां से आते हैं, लोकसभा से।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यदि सरकार बननी है तो कहाँ मेजोरिटी होनी चाहिए? लोकसभा में मेजोरिटी होनी चाहिए। मनी बिल कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। बजट कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा को इसके इसलिए ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है। और हम बात करते हैं अब इसके चेयरमैन की। अब इसका चेयरमैन कौन होता है लोकसभा का? वो होता है स्पीकर, ये मैं आपको बताना भूल गया था। और चेयरमैन इनका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। सुनो, चेयरमैन, जो चेयरमैन होगा लोकसभा का वो कहलाएगा स्पीकर। वर्तमान में स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी। लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है हमेशा भारत का वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, तो क्या होगा? इसका वाइस चेयरमैन होगा। फिर जो दूसरा सदस्य होगा वो संभालेगा राज्यसभा को। चलो, इतने पॉइंट, जो मोटे मोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। पहला है टेन्योर, नेचर कैसा है? टेम्परेरी बॉडी है, किसी बॉडी है परमानेंट। टेन्योर कितना होता है? लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। वही इसका कितना होता है? हाँ, सॉरी फिर से सुनो। लोकसभा कैसी बॉडी है? टेम्परेरी। वही राज्यसभा कैसी बॉडी है? परमानेंट। जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, केवल राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर होता है। केवल राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? टेन्योर होता है। हाँ, उसके बाद समझते हैं स्ट्रेंथ। जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 543 वर्तमान में। वही राज्यसभा की कितनी है? 245। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब हम लोग ही खुद जाते वोट देंगे, ठीक है। वही इलेक्शन राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो मेरा प्रतिनिधि वो मेरी तरफ से वोट देगा। वो जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का वो कैसा होता है? स्टेट वाइज। पावर किसको ज्यादा है? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि मनी बिल, बजट, जो मंत्री परिषद होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ना। मनी बिल को लेकर लोकसभा के पास पावर है, बजट को लेकर लोकसभा के पास पावर है। यदि ज्वाइंट सेशन भी होता है तो डिसीजन किसके फेवर में जाएगा? लोकसभा के फेवर में जाएगा, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को थोड़ी सी पावर कम है। चेयरमैन जानते हैं लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर ओम बिरला जी है। लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वर्तमान में कोई इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस चेयरमैन जो भी होगा वो संभालेगा पद, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा किसके भी? लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस। और भी डिफरेंस, लेकिन मेजर ये 5, ठीक है। चलो, तो ठीक है, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है आज के लिए। तो हमने पार्लियामेंट पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। अब पार्लियामेंट की जरूरत क्यों, ये और सुन लो। देखो, पार्लियामेंट पहली जरूरत क्या है पार्लियामेंट की? कि भाई साहब ये सबसे बड़ी अथॉरिटी थी लॉ बनाने के लिए, सबसे बड़ी अथॉरिटी जिससे लॉ बनते हैं। दूसरा, सरकार कहाँ से चलती है? लोकसभा, पार्लियामेंट चलती है लोकसभा राज्यसभा से। और ऑपोजिशन का रोल भी कहाँ प्ले होता है? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा से। और क्या बनता है? दोनों में कानून बनता है। तो ये होगी पूरी प्रोसेस, है ना। अब आते ही बिल कैसे होता है, तो बिल सुन लो। एक लॉ कैसा बनता है और सुन लो तो अच्छा लगेगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, पर सुन लो, फिर भी सुन लो, थोड़ा सुन लो। देखो, जब भी इंडिया में लॉ बनना है तो पहले लाया जाता है बिल। बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी, ठीक है। यदि लोकसभा से ला रहे हैं तो लोकसभा से ला रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट में क्या होगा? केवल टाइटल पढ़ा जाएगा। सेकंड में डिबेट होगी, मतलब डिटेल में डिस्कशन होगा। थर्ड में क्या होगी? डिबेट। उसके बाद क्या होगी? वोटिंग। फिर कमेटी के पास जाएगा, वो अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने के बाद कहाँ जाएगा? सेकंड हाउस में जाएगा। इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर कमेटी। फिर दोनों से पास हो गया। दोनों से पास होने के बाद जाएगा किसके पास? इंडिया के प्रेसिडेंट के पास। उन्होंने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद क्या बन जाएगा? वो लॉ बन जाएगा। तो छोटी सी प्रोसेस थी। इसको समझना तो आप जा सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी डिटेल में, है ना। चलो, तो ये था मोटा मोटा पार्लियामेंट के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, फिर हम पढ़ेंगे जुडिशरी। कल एग्जीक्यूटिव पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तीनों चीज पढ़ना है अपने को। तीनों कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। चलो, तो ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।